गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू एक्मे एक्सपर्ट्स। गाइस, हमने लास्ट टाइम किस टॉपिक पे बात करी थी? अबाउट द मीनिंग ऑफ थॉट, ओरिजिन ऑफ थॉट एंड द कंसेप्ट, की जिस कंसेप्ट के ऊपर बेसिकली हमारा थॉट ओरिजिनेट हुआ है। अभी तक हमने बात करी थी कि प्लेंटिफ किन किन चीज़ों पे केस फाइल कर सकता है कोर्ट में जाके। ठीक है, प्लेंटिफ कौन था? हमारा जो केस फाइल कर रहा था, राइट जो इंडिविजुअल केस फाइल कर रहा था उसे हमने प्लेंटिफ बोला था। एंड अभी तक हमने जो पढ़ा है हमने वो चीज़ें पढ़ी कि प्लेंटिफ के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, टॉट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, राइट हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है बच्चे? एक बार देखें। हमने, इफ यू विल सी, हमने ओरिजिन पढ़ा है, राइट हमने कंसेप्ट पढ़ा है, किस चीज़ के ऊपर बेसिकली टॉट अराइज हुआ है, राइट। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है? हमने एसेंशियल्स पढ़े हैं। रिमेंबर, हमने एसेंशियल्स पढ़े हैं टॉट के लिए। अगर आप कह रहे हो कि एक इंडिविजुअल ने टॉट कमिट किया है, या आप ये कह रहे हो दैट एनीबडी हैज़ कमिटेड सिविल रॉन्ग, राइट, तो उसके लिए हमें हमारे एसेंशियल्स पता थे। क्या क्या एसेंशियल थे? एक एक्ट होना चाहिए, लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए, लास्ट में हमारे पास एक रेमेडी होनी चाहिए। ठीक है, प्लेंटिफ के हमने बहुत सारी चीज़ें समझाई कि अगर आप केस फाइल करना चाहते हो कि आपके पास एक्ट होना चाहिए, रॉन्गफुल रेमेडी होनी चाहिए जो एक रॉन्गफुल एक्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एक सेकेंड पार्टी की, एक सेकेंड ऑप्शन की, जो हमारे थॉट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप बात करते हैं थ्योरी पेपर्स की, राइट, थ्योरी एग्जाम्स में हमारे कॉलेजेस में इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द जनरल डिफेंसेस। जो हमने 8 जनरल डिफेंस कल लास्ट टाइम में डिस्कस किए थे, जिसके बारे में मैंने आपको हिंट दिया था कि जनरल डिफेंसेस किस तरीके के होते हैं। टोटल मैंने आपको बताया था कि हम थॉट्स में कितने जनरल डिफेंसेस पढ़ते हैं। हम थॉट में टोटल 8 जनरल डिफेंसेस पढ़ते हैं, 8 जनरल डिफेंसेस पढ़ते हैं। ठीक है, उन सब की मैंने आपको 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन भी दी थी, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, आज हम बात करते हैं बच्चे जनरल डिफेंसेस की मीनिंग की बात करते हैं। ठीक है, प्लस हम बात करेंगे हर उस जनरल डिफेंसेस को डीपली डिस्कस करेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ केस लॉज, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सा जनरल डिफेंस किस टाइम पे यूज़ किया जा सकता है और किस टाइम पे यूज़ नहीं किया जा सकता। कल मैंने एक टर्म आपको बोली थी कि देयर आर लिमिटेड एरिया, राइट, एक लिमिटेड एरिया दिया गया है डिफेंडेंट को, दैट यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट एरिया। आपको अगर डिफेंस लेना भी है सो ओनली यू कैन टेक दैट डिफेंस विद इन द लिमिटेड स्कोप। वो लिमिटेड स्कोप हमने बताए थे कि क्या क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में आज बात करते हैं कि वो लिमिटेड स्कोप्स कहाँ तक हैं। ठीक है, जिसका हमने जनरली आइडिया दिया था। लेट मी अगेन रिपीट द डेफिनेशन ऑफ जनरल डिफेंसेस। मीनिंग क्या है? मीनिंग की अगर बात करते हैं, जनरल डिफेंसेस आर ए सेट ऑफ डिफेंस ऑफ एक्सक्यूजेज दैट यू कैन अंडरटेक। क्वेश्चन क्या आते हैं हमारे पास? डिफेंसेस हैं, ये एक्सक्यूजेज हैं, हम कौन ले सकता है और किस लिए ले सकते हैं? लाइबिलिटी से बचने के लिए। जब हम एक इंडिविजुअल को किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर करते हैं और हम ये कहते हैं कि नहीं, वो इंडिविजुअल अपने उस ड्यूटी से बच सकता है या उस लाइबिलिटी से बच सकता है, तो हमारे पास ये 3 वर्ड्स निकल के आते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, जनरल डिफेंसेस क्या है? एक तरीके के डिफेंसेस हैं। सेकेंड क्या है? ये एक्सक्यूज भी है। थर्ड है, किस लिए यूज़ होते हैं? अपनी लाइबिलिटी से एस्केप करने के लिए। आपको कोई काम दिया गया था, आपने वो काम नहीं किया गया है और उस काम से बचने के लिए आपके पास लाइबिलिटी है। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप पैराग्राफ्स में भी देखेंगे, इस चीज़ को मोल्ड करके हमें मिला है वहाँ पे कि हमारे पूरे पैराग्राफ में एक ऑप्शन, एक हेडिंग दी होती है जिस एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। स्पेशली फोकस किया जाता है जनरल डिफेंसेस के ऊपर। ठीक है, अब इसमें बोला फोर्थ क्या है? किसके, कौन यूज़ करता है इसको? डिफेंसेस को कौन यूज़ करता है? जनरल डिफेंसेस आर ऑलवेज यूज्ड बाय डिफेंडेंट। सो गाइज यू कैन सी हियर, हमने एक ही स्लाइड में कितने क्वेश्चंस ढूंढ लिए? 4 क्वेश्चंस ढूंढ लिए। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए डायरेक्टली डिफेंसेस हैं, एक्सक्यूजेज हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि किसके अगेंस्ट यूज़ होता है, तो वो हमेशा यूज़ होता है
प्लेंटिफ के अगेंस्ट यूज़ होता है और किसके फेवर में यूज़ होता है, डिफेंडेंट के फेवर में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम बात करते हैं थ्योरी में, अगर हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, या हमारे पास अगर इसी चीज़ का पैराग्राफ आता है तो इसमें क्या होगा, एक एक्सक्यूज़ दिया जाएगा। ठीक है, बात को ध्यान से सुनिए। एक एक्सक्यूज़ दिया जाएगा कि एक इंडिविजुअल ने एक्ट ऑफ गॉड का क्या लिया है, एक्ट ऑफ गॉड का, मे बी इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है चलो कोई बात नहीं। एक्ट ऑफ गॉड का अगर हम एक्सक्यूज़ लिया है और वो आपको पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा कि हैवी रेनफॉल हुई, हैवी रेनफॉल की वजह से क्या हुआ, उस इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को लॉस हुआ, उस प्रॉपर्टी लॉस की वजह से उसके जो नेबर्स का घर था उसे भी प्रॉब्लम हुई और उसकी वजह से रिजल्टेंट क्या चीज़ क्रिएट हुई, उसको कोर्ट में जाके कंपनसेशन देने के लिए बुलाया गया। तो व्हाट ही यूज द डिफेंस, विच डिफेंस ही यूज द डिफेंस एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, और जो उसने डिफेंस यूज़ किया है उस डिफेंस को हमने क्या बोला, स्पेशली द लाइबिलिटीज विच ए डिफेंडेंट कैन एस्केप, ऐसी लाइबिलिटी जिससे डिफेंडेंट एस्केप हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार आप इस चीज़ को देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नोट कर लिया यहाँ तक आप सबने? हमने 4 क्वेश्चंस की बात करी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बेटा। चलो हमने 4 क्वेश्चंस ढूंढ लिए, हमारी 4 लाइंस में थे। अब हम बात करते हैं हमारे लिस्ट ऑफ डिफेंसेस की, जो हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ लिस्ट ऑफ डिफेंसेस डिस्कस किया। ठीक है, कौन कौन से डिफेंसेस थे हमारे पास, दीज वर 8 डिफेंसेस वर देयर। ठीक है, कौन कौन से डिफेंसेस थे बेटा हमारे पास, 8 डिफेंसेस हैं, इफ़ यू कैन सी। ठीक है, करे थे हमने लास्ट टाइम भी। एक्ट ऑफ गॉड को एक चीज़ आप और पढ़ लीजिए यहाँ पे, एक्ट ऑफ गॉड इज ऑल्सो नोन एज विश मेजर। ठीक है, जब आपके एग्जाम में मोस्टली जब आप क्वेश्चंस देखते हैं या पैराग्राफ देखते हैं तो उस चीज़ों को कई बार लैटिन टर्म या लैटिन मैगजिम्स के थ्रू आपको उसे कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक्ट ऑफ गॉड इज ऑल्सो नोन एज विश मेजर। ठीक है, ये बात क्लियर है। बाकी हमने जो डिफेंसेस थे हम ऑलरेडी कल एक बार डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि अब हम 1 बाय 1 इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हम सबसे पहले डिफेंस पे चलते हैं अपने, वॉलेंटाइर नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, वॉलेंटाइर नॉन फिट इंजूरिया, इसकी हमने बात करी थी। मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था। मैंने कल आपको बोला था कि हम में से जितने भी फ्रेंड्स स्मोक करते हैं, ठीक है, तो हमें ये पता है कि स्मोकिंग के जो बॉक्स है, जो सिगरेट का बॉक्स है, उस पर ऑलरेडी मेंशन्ड होता है कि यू कैन नॉट बोलो, आप जो स्मोक कर रहे हैं इट इज़ हार्मफुल। ठीक है, इससे आपके लंग्स ख़राब हो सकते हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। लिखा है, सबने देखा होगा, लेकिन हम फिर भी वो काम करते हैं। मीन्स आप जब वॉलेंटरली किसी चीज़ को कंसेंट दे रहे होते हैं तब आप जाके बाद में ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये मुझे फोर्सफुली कहा गया था या मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि जहाँ पे वॉलेंटरली तो आपने कहा है, ठीक है, वॉलेंटरली मीन्स आपको पता है आपने काम किया है। क्वेश्चन ये आता है जब हम वॉलेंटरली की बात करते हैं, वॉलेंटाई की हम बात करते हैं, वॉलेंटरी का मैंने मीनिंग आपको क्या बताया था, वॉलेंटाई का मीनिंग होता है वॉलेंटरली। वॉलेंटरी मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोले अपनी विश के थ्रू। सिगरेट अपनी विश के थ्रू पीते हैं, अब उससे लंग्स खराब हो या ना हो वो क्या है, वो हमारे लंग्स के ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। और आप किसी को ये भी नहीं कह सकते कि मुझे किसी कंपनी ने फोर्स किया था, उसके एडवर्टाइजिंग ऐसे थे जिसमें बोला गया था। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया जो है डिफेंस ऑफ कंसेंट। अगर हम बोले इसमें भी हमारे पास 3-4 चीज़ें निकल के आती है। पहला, जिस चीज़ के आप कह रहे हैं कि मैंने वॉलेंटरली ये काम किया था, क्या आपको उस चीज़ की पूरी नॉलेज थी? ठीक है, अगर आपको नॉलेज थी तो जो आपने कंसेंट अगर किसी काम के लिए दी है वो कंसेंट क्या आपने फ्रीली दी थी? ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो आपने किसी भी काम के लिए कंसेंट दी है क्या वो काम लॉफुल था? ठीक है। तो जब हम बात करते हैं वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया की, बेसिकली हमारे पास आते हैं 3 एसेंशियल्स निकल के।
क्या आते हैं हमारे पास, 3 एसेंशियल्स निकल के आते हैं। Whenever we are claiming voluntary non-fit injuria, there are basically 3 essentials which needs to be satisfied. First, एक lawful act होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उसमें कंसेंट फ्रीली होनी चाहिए। थर्ड, प्रॉपर नॉलेज के साथ होनी चाहिए। अगर इस ग्राउंड पे किसी को कंसेंट दी गई है तब वो डिफेंस कंसिडर होता है। लेकिन इन केस अगर जो आपकी कंसेंट है वो ही, अगर वो कंसेंट ही बाय मिस्टेक ली गई है, बाय फ्रॉड ली गई है, आपको झूठ बोल के कंसेंट दी गई है, ठीक है, तो वो कंसेंट कभी भी कंसेंट नहीं कंसिडर होती है। एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, क्या लिखा है, व्हेन ए पर्सन कंसेंट्स टू इन्फ्लिक्शन ऑफ सम हार्म अपॉन हिमसेल्फ, ही हैज़ नो रेमेडी फॉर दैट इन थॉट। हिमसेल्फ बोल दिया, जब वो अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा है, ठीक है। इन केस द प्लेंटिफ वॉलेंटरली एग्रीज टू सफर सम हार्म, वॉलेंटरली एग्री हो रहा है, ही इज़ नॉट अलाउड, क्या नहीं है, अलाउड नहीं है टू कंप्लेन फॉर दैट एक्ट एंड हिज कंसेंट सर्व्स एज अ गुड डिफेंस अगेंस्ट हिम। आपने किसी भी चीज़ के लिए अपनी वॉलेंटरली, अपनी इच्छा से अगर कमिटमेंट करी है कि हाँ मैं ये काम करूँगा, तो उसके बाद आप उस चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते। और ये किसके बेनिफिट में चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा डिफेंडेंट के बेनिफिट में, ठीक है, फिर ये हो जाएगा इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी कंसेंट फ्री थी, विद नॉलेज थी, ठीक है, लॉफुल थी, वहीं पे ये जो है ग्राउंड किसके लिए हो जाएगा, डिफेंडेंट के लिए हो जाएगा। एक केस आया है हमारे पास, केस का नाम है हॉल वर्सेस बुकलैंड। क्या है, हॉल वर्सेस बुकलैंड। कौन से ईयर का है, 1932 का है। ये भी कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर +2 के बाद ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ईयर पूछे जाते हैं, कौन सा केस कौन से ईयर में आया, तो प्लीज़ डू रिमेंबर मैक्सिमम टाइम हमेशा फेमस केस के ईयर पूछे जाते हैं। ऐसा फेमस केस जो सिर्फ लोगों में फैक्ट्स की वजह से फेमस ना हुआ हो, लेकिन जजमेंट्स की वजह से भी फेमस हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केसेस को जब भी आपको कंफ्यूज हो, फॉर एन एग्जांपल मैं देती हूँ जो +2 के बाद के एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं, देयर आर नंबर ऑफ केसेस जो हमें दिखाई देते हैं, और उन नंबर ऑफ केसेस पे हमने बहुत बार देखा है, हमारे नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली हमसे ईयर पूछा जाता है, राइट। और हमारे से ये चीज़ें PhD में भी पूछी जाती है, LLM एंट्रेंस में भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हमें ईयर्स किसको याद रखना है, स्पेशली जो +2 जो ग्रेजुएशन के बाद वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन फेमस केसेस को फिल्टर आउट करके हमें ईयर याद करने हैं जिनकी या तो जजमेंट्स या तो फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे हों। हर किसी का आप ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद करना है, प्लीज़ मेक श्योर ऐसे केस का याद करें ईयर जिसके या तो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे हों या उसके जजमेंट्स में कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स आए हों। दैट आइडिया विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। कौन सा केस था, मोटर कार रेस। इन चीज़ों को देख लीजिए, क्लियर रहेगा फ्यूचर के लिए। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। केस का पूरा नाम नहीं भी याद रहता है, हिंट रख लो। हॉल में हमने मोटर कार रेस ऑर्गेनाइज कराई, ठीक है। हॉल में हमने क्या किया, मोटर कार रेस ऑर्गेनाइज करा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रिक। जब भी आप केस लॉ याद करते हैं, डू नॉट क्रैम देम, कि एज इट इज़ मैं उस केस को याद करने की कोशिश करता हूँ कि उस केस के फैक्ट्स क्या हैं या उस केस की हेडिंग क्या है। मेक श्योर कि आप उसमें एक ऐसी स्टोरी बना के याद करें कि वो आपको कभी भूले ही ना। अब मैंने जो इस केस को याद करा था, मैंने ऐसे ही याद करा था कि हॉल में जो थी एक मोटर कार रेस हो रही थी, ठीक है। नाउ यू कैन सी, अब मुझे नहीं लगता कि आप ये चीज़ कभी भूल पाएंगे, ठीक है। It was held that plaintiff impliedly took the risk of such injury. Plaintiff ने क्या किया, impliedly took the risk of such injury. The danger is inherent in the sport which any spectator could foresee. The defendant was not liable. पहली चीज़, impliedly का मीनिंग होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। कई बार हम जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने, ठीक है। वो हमसे पूछते हैं, हम आपस में पूछते हैं कि तुम क्या लोगे, व्हाट विल यू हैव,
ठीक है, आई विल हैव पास्ता, आई विल हैव नूडल्स, एनीथिंग एल्स, ठीक है। जब आप अपनी विश, ठीक है, या जब आप अपनी कंसेंट मुंह से बोलते हो या अपने एक्टिविटी में शो करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली नहीं बोलते, लेकिन आपके इनडायरेक्ट एक्ट ऐसा शो करता है कि आपको उस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनडायरेक्टली वे में जब आप किसी चीज़ के लिए कंसेंट फिर देते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम बोलते हैं इम्प्लाइडली, ठीक है। जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, मेरा फ्रेंड और मैं कहाँ पे गए? लंच करने गए, ठीक है। मेरे फ्रेंड ने मेरे से पूछे बिना 2 पास्ता ऑर्डर कर दिए, एक अपने लिए एक मेरे लिए। बिल के टाइम पे हमने बिल स्प्लिट कर दिया और मैं चुपचाप घर आ गई। मेरे फ्रेंड ने ना मुझसे पास्ता ऑर्डर करते टाइम पूछा, ना मेरे से बिल देते टाइम पूछा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, और मैंने पास्ता चुपचाप खा भी लिया। ये क्या था एग्जाम्पल? मेरे उस पास्ता के ऑर्डर को इम्प्लाइडली एक्सेप्ट करना कि मुझे उस काम से कोई इशू नहीं है। हाँ, इसी जगह अगर मैं ऑब्जेक्शन करती, नो आई विल नॉट हैव पास्ता, आई विल हैव समथिंग एल्स, आई विल हैव बर्गर, आई विल हैव नूडल्स, और यहाँ पे अगर अब मेरा फ्रेंड कहता कि नहीं, अब तुम जो है मेरे पास्ता में भी कॉन्ट्री करो, ठीक है, यहाँ पे बिल जो स्प्लिट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि मैंने जो है अपनी कंसेंट ऑलरेडी दी थी, मेरी कंसेंट एक्सप्रेस थी। मैंने कैसे बोला था? एक्सप्रेसली बोला था कि मुझे पास्ता नहीं खाना है, मुझे बर्गर या नूडल खाना है। देन यू कैन नॉट फोर्स मी टू पे बिल ऑफ पास्ता। इज़ दैट क्लियर? तो जब भी आप कोई काम इनडायरेक्टली कंसिडर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अगर ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं या इनडायरेक्टली उस चीज़ को ओके कंसिडर कर रहे हैं, तो ये कंसिडर किया जाएगा कि हाँ, आपने उस चीज़ के लिए कंसेंट दी है, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या था, केस का हमारा क्या था, हॉल में मोटर कार रेस हो रही थी, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड। कौन से ईयर में हो रही थी? 1932 में हो रही थी। 1932 में जब हॉल बना तो वहाँ पे क्या हो रही थी? मोटर कार रेस हो रही थी, ठीक है। केस का नाम तो हमें याद हो गया। अब बोला कि यहाँ पे जो प्लेंटिफ है, जब वो मोटर कार रेस में पहुँचते हैं, ठीक है, आप ऐसे अगर गेम्स को देखने जाते हैं या खेलने जाते हैं, इससे क्लियर होता है कि आपको इतनी नॉलेज तो है कि ये जो हमारे एक्ट हैं ये हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप मोटर कार रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आप मोटर कार रेस देखने जा रहे हैं, सबसे आगे वाली सीट ले रहे हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी, इट इज़ ऑलवेज इम्प्लाइडली कंसिडर्ड कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि अगर यहाँ पे कोई भी लॉस हुआ तो उसके लिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। फिर चाहे आप एज ए ड्राइवर वहाँ पे जा रहे हैं या एज ए ऑडियंस वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं, ठीक है। अभी तक हमने बोला कि इम्प्लाइड वर्ड हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। एसेंशियल्स क्या है हमारे वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के? बेटा अगर आप बुक्स पढ़ेंगे या आप कहीं से और मटेरियल देखेंगे, यू विल फाइंड वैरायटी ऑफ एसेंशियल्स। लेकिन जब हम उन एसेंशियल्स को सम अप करते हैं तो वी ऑलवेज फाइंड कि ये जो हमारे एसेंशियल हम 3 कैटेगरी में सेग्रीगेट कर सकते हैं, और ये सेग्रीगेशन हमें हेल्प करता है किसी भी एक्ट को डिसाइड करने के लिए कि क्या वो एक्ट क्या है, वो एक्ट अकाउंटेबल है, क्या हम उसे टॉर्ट कह सकते हैं, क्या वो एक्ट वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया में काउंट होता है। एक्ट हो गया, कंसेंट हो गई, दूसरा नॉलेज हो गई। इन 3 वर्ड्स को एक बार देख लो, क्या चीज़ समझ आ रही है इन 3 वर्ड से? क्या चीज़ समझ आ रही है इन 3 वर्ड से? पहली चीज़, आपका जो एक्ट है या उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? हमेशा लॉफुल होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, ड्रग्स का बिजनेस स्टार्ट किया है लास्ट वीक, ठीक है। अब उसमें क्या है, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ डीलिंग करी और जो उसको प्रॉफिट हुआ वो लेके भाग गया, ठीक है। हमारी जो डीलिंग हुई थी
ड्रग्स की, किस चीज़ की डीलिंग हुई थी? ड्रग्स की सेल एंड परचेज की। लेकिन मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ क्या करा? उसने मेरे साथ फ्रॉड कमिट करा। जितना भी प्रॉफिट मिला वो लेके भाग गया। कैन आई गो टू द कोर्ट? नो। वाई कैन आई गो टू कोर्ट? रीजन बीइंग जो एक्ट है वो कैसा है? अनलॉफुल। ठीक है, मेक श्योर एक्ट कैसा है? एक्ट है हमारा अनलॉफुल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। हमारा एक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा लॉफुल होना चाहिए। सेकंड बात, अगर अब हम बात करते हैं बेटा कंसेंट की, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं आपकी कंसेंट या तो इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेस वे में हो। आइदर इम्प्लाइड होनी चाहिए या एक्सप्रेस वे में होनी चाहिए। लेकिन पास्ता जब हमने ऑर्डर करा वो इम्प्लाइड थी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उसको कंसिडर किया, मैंने ओके किया, पास्ता खाया, घर आ गई, कोई इशू नहीं था। 4 दिन बाद मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे फ्रेंड ने मुझे पूछा ही नहीं, बिकॉज एट दैट टाइम ऑफ मोमेंट आई डिडंट सेड एनीथिंग, मैं इम्प्लाइडली उस चीज़ को ओके किया। इन अ सेम वे बेटा अब अगर हम बात करते हैं इस चीज़ की, ठीक है, कंसेंट जो आप देते हो वो कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, विदाउट कैसी होनी चाहिए? विदाउट एनी प्रेशर होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? विदाउट एनी प्रेशर होनी चाहिए। ठीक है, इज दिस क्लियर? कैसी होनी चाहिए? विदाउट एनी, विदाउट प्रेशर होनी चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जिस भी चीज़ के लिए कंसेंट दे रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए कंसेंट दे रहे हो वो एक्ट था, उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल था, कंसेंट फ्रीली दी गई, लेकिन क्या आपको उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज थी? लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी मैं ये कहती हूँ कि मैंने कोई काम किया है और मैंने उसकी कंसेंट फ्रीली दी है, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन क्या मुझे उस काम के रिजल्ट की नॉलेज थी या नहीं थी? दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे केसेस आएंगे जहाँ पे आपको नॉलेज ही नहीं होती, लेकिन आप अगर कंसेंट दे रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस में दे रहे हैं, किसी के बहकावे में आके, जिसे हम कहते हैं अंडर किसी काइंड ऑफ अ प्रेशर दे रहे हैं, तो वो कंसेंट हमेशा ज़ीरो कंसेंट काउंट करी जाती है। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स को एक बार आप देख लीजिए। ये 3 पॉइंट्स जो हैं, एक्ट, ऑब्जेक्टिव, कंसेंट, नॉलेज, ये हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कौन से एग्ज़ाम में? ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में। कॉलेज में अगर हम बात करते हैं तो इन पे थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते हैं। ये क्वेश्चंस आपसे मोस्टली पूछे जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर पेपर होते हैं तो। व्हाट आर द बेसिकली एसेंशियल्स फॉर वॉलेंटाइल नॉन फिट इंजूरिया? ठीक है।